हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक इन्फो पॉइंट। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं स्पेन में रहने वाले, कि स्पेन में 10 साल का गवर्नमेंट का कानून है नेशनलिटी लेने के लिए। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा होता कि जो 4 साल पहले हमने जलीलो हवार होकर पेपर लिए होते हैं, प्लस 10 साल हमने पूरे करने होते हैं रेजिडेंस कार्ड के साथ, प्लस रेजिडेंस जमा करवाने, नेशनलिटी जमा करवाने के बाद साल 1.5 साल का अर्सा लग जाता है। पुर्तगाल का 5 साल का टाइम है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आपने जाकर पेपर लेने हैं, टाइम लगना है, 5-6 महीने साल गुजर जाता है। फिर आपने 5 साल पूरे करने हैं, नेशनलिटी जमा करवानी है, 6.5-7 बार आपको पासपोर्ट मिलता है। इटली में भी 10-12 साल 14 साल लग जाते हैं। स्वीडन में पहले 5 साल का कानून, अभी तक तो चल रहा है 5 साल का कानून ही है, लीगल आप वहाँ पे रह रहे हों, लेकिन अभी वो कानून चेंज कर रहे हैं, 8 साल का कर रहे हैं 5 साल की बजाय। जर्मनी में पहले 8 साल का था, अब उन्होंने 5 साल का करने का सोचा है, कुछ अभी फाइनल नहीं हुआ क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें, ये सारे मसले मसाइल जब हम एक दफ़ा यहाँ पे लीगल हो जाते हैं, 10, 12, 14, 15, 16 साल एक मुल्क में गुजार देते हैं, क्या मसला बनता है कि हमें वो मुल्क छोड़ना पड़ता है बेहतर रोज़गार के लिए, बेहतर मौक़े के लिए। जो मेरे भाई स्पेन में, पुर्तगाल में, इटली में रह कर 3 से 4 हज़ार यूरो बचा लेते हैं, कमा लेते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए दी बेस्ट यही है कि वो जिस काम में लगे हुए हैं उसी में लगे रहें। लेकिन जो मेरे दोस्त यहाँ पे 1200, 1400, 1500, 1800 पे लगे हुए हैं, बेहतर है, कोशिश करनी चाहिए। जर्मनी वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है मूव करने के बाद, लेकिन आसान है सोचना, स्टेप लेना, नए मुल्क में जाना, 15-16 साल की मेहनत को पीछे छोड़ के सारे कानून कायदे, डॉक्टर, मेडिकल, दवाइयाँ, अपनी ज़ुबान, अपनी लैंग्वेज, हर चीज़ को एक दफ़ा आप छोड़ के दोबारा से परदेसी बन जाते हैं। और फिर नए कंट्री में जाकर जो चैलेंजेस आते हैं, कुछ उसमें कामयाब हो जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर हमने स्पेन छोड़ना ही है तो हम स्पेन क्यों सेलेक्ट करते हैं? हम क्यों 15-16 साल एक मुल्क में ऐसे में रहते हैं जिसमें 15-16 साल के बाद जाके मैंने नए सिरे से लाइफ शुरू करनी है? मैं पुर्तगाल जाके वो वाले पेपर क्यों नहीं ले लेता जो 6-6.5 साल बाद प्रोसेस हो जाएगा? असल मकसद तो है यूरोपियन यूनियन का पासपोर्ट हासिल करना। जब आपके पास सिटीज़नशिप आ जाती है पुर्तगाल की और किसी बंदे के पास स्पेन की सिटीज़नशिप है, तो वो इक्वल चीज़ है। स्पेन वाले ने 16-17 साल के बाद लिया पासपोर्ट, पुर्तगाल वाला बंदा 6 साल बाद ले रहा है, तो अक्लमंद तो मेरे ख्याल में फिर पुर्तगाल वाले हैं। मुझे भी स्पेन में रहते हुए 13-14 साल हो गए हैं, लेकिन आप यकीन करें कि 14 साल के बाद भी हर दिन बंदा यही सोचता है कि मैं नए कंट्री में चला जाऊं, नए कंट्री में मूव हो जाऊं। उसकी वजह क्या है? जो मैं दोबारा से कहता हूं, मेरी भी शुरू से ऑटोनोमो है, मेरा कारोबार है, मेरा बिज़नेस है। चलें कुछ भी नहीं, 2-4 हज़ार यूरो बंदा महीने का कमा लेता है, बचा लेता है, खर्चे बहुत हैं। जो घर का किराया आप स्पेन में रह के दे रहे हैं, मैड्रिड में, बार्सिलोना में, या किसी भी बड़े शहर में, बिलबाओ में, पाइस वास्को में, जो किराया आप यहाँ पे दे रहे हैं वही किराया आप जर्मनी में जाके उतने किराए में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप 1000 यूरो ले रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप 2500 यूरो लेंगे। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इतनी देर इन मुल्कों में रहने के बाद, जर्मनी का एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद, स्वीडन में भी रहने के बाद, असल चीज़ है जब तक आपकी जेब में पासपोर्ट नहीं आता यूरोपीय यूनियन का, आपके लिए किसी भी दूसरे मुल्क में जाके काम करने का मसला हल नहीं हो सकता। यूई कार्ड पे जाके आप चेंज करवा सकते हैं कार्ड, लेकिन जितनी प्रॉब्लम्स नए सिरे से आपको वहाँ पे जाके फेस करना पड़ती हैं, और फैमिली वाले बंदे को डबल प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। पीछे जो आप जिस मुल्क से मूव हो के आए होते हैं, उस मुल्क के रेजिडेंस कार्ड को भी आपने ज़िंदा रखना होता है, उसको भी बचाना होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं जर्मनी चला गया हूँ, मुझे वहाँ का पहला 1 साल का कार्ड मिल गया, फिर 2 साल का मिल गया, जब परमानेंट कार्ड की बारी आएगी तो वो भी मुझसे कहेंगे कि स्पेन का कार्ड अपना वैलिड रीन्यू करवा के लाओ। स्पेन में मेरी पदरून नहीं चल रही होगी, स्पेन में मेरा हेल्थ कार्ड नहीं चल रहा होगा, स्पेन में मेरा आल्ता नहीं चल रहा होगा, मेरे लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बन सकती है। हालांकि यूई का कार्ड इंडेफिनिdo होता है, स्पेन में परमानेंट है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है उसको वैलिड रखने के लिए। इटली की भी यही कंडीशन है, पुर्तगाल की भी यही कंडीशन है।
तो असल मकसद ये है मेरा ये वीडियो बनाने का, आपसे बात करने का। जो नए आने वाले बंदे हैं, अल्लाह करे वो ये वीडियो किसी तरीके उन तक पहुँचे, उनको पता हो हमने कौन सा कंट्री सेलेक्ट करना है। अगर पुर्तगाल आपको लीगल एंट्री बेस पे 5, 6, 7 साल खज्जलहारी के बाद आपको पासपोर्ट दे देता है, तो मेरे ख्याल में टॉप ऑफ द लिस्ट पुर्तगाल होना चाहिए। वहाँ पे जाके अपना छोटा सा बिज़नेस बना लें। हम स्पेन में 17-18 साल के बाद यहाँ पे रहने के बाद भी तो छोड़ना सोचते हैं ना कि हम यार किसी अच्छे कंट्री में चले जाएं। पासपोर्ट आते ही हम कहते हैं यार इंग्लैंड चले जाएं, कनाडा चले जाएं, स्वीडन चले जाएं, नॉर्वे चले जाएं। फिर भी आपने यही कुछ सोचना है। तो वही बंदा 10 साल बचाए अपनी ज़िंदगी के और बंदा पुर्तगाल का पासपोर्ट ले, तो फिर बंदा कहीं मूव हो जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो कंट्री है स्पेन, ये एक न्यू कमर के लिए, नए बंदे के लिए डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए सिस्टम में एंटर होने के तक तो हो सकता है, लेकिन ये कभी भी आपको तनहा बेस पे 2000-2500 को होंगे। 100 में से चंद बंदे होंगे जो 1400-1500 प्लस यूरो ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे 1000 यूरो तक की सैलरी है। लेकिन खर्चे किराए वही हैं जो दूसरे बड़े मुल्कों में, जर्मनी में जितना खर्चा करते हैं, हर चीज़ पे उतनी महंगाई है। तो क्यों ना बंदा वो स्टेप ले बाद में, जब आपके बच्चे आएँ वो किसी अच्छी जगह पे जाएं। उनके पास अगर पासपोर्ट हैं तो वो ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे बच्चों का वजीफ़ा मिलता है, किंडरगार्टन मिलते हैं। वहाँ पे जर्मनी में तो इस वक्त 250 यूरो प्लस एक वहाँ पे टर्म होती है किंडर शूशलग, उसके पैसे लगा के 450-500 यूरो तो एक बच्चे का मिल जाता है आपको, जो कि आपका राइट है। स्पेन में क्या मिलता है हमें, पुर्तगाल में हमें क्या मिलता है, इटली में क्या मिलता है। बात करने का मकसद है कि जिस दिन आप पहले दिन यूरोप में आएँ, आपको पता हो मैंने क्या करना है। हाँ, अगर मैंने यहीं पे रहना है, मेरा जीना मरना स्पेन में है, मेरा जीना मरना पुर्तगाल में है, इटली में है, फिर तो आप सोचें ही नहीं। लेकिन जो कंडीशन है, जो हालात हैं, आप खुद ही कंपैरिजन कर लें। यहाँ पे किसी भी कंट्री में, मैं पुर्तगाल गया हुआ था पिछले दिनों, एक भाई ने रेस्टोरेंट वहाँ पे बनाया हुआ है यार, 500-500 यूरो पे लड़के लगे हुए हैं डॉक्यूमेंट्स वाले। अब 500 यूरो में आप क्या करेंगे, आप अपना खर्चा चलाएंगे या पीछे वालों को भेजेंगे। स्पेन में 800, 900, 1000 यूरो नॉर्मल है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वाले बंदे इतने पैसे ले रहे हैं, और वही बंदे 8 घंटे काम करके, घड़ी को देख के टाइम काम ख़त्म करके, पूरे 8 घंटे काम करके जर्मनी में 2200 यूरो ले रहे हैं। स्वीडन में उबर चलाने वाला 2800 यूरो ले रहा है। स्पेन में उबर चलाने वाला 1300 यूरो ले रहा है। जाएँ आप इंटरनेट पे सर्च करें, वेक्टर कंपनी है जो सारे कैबीफाई उबर वालों को हायर करती है, कितने पैसे देती है वो, 1300 यूरो प्लस कुछ ओवर टाइम लगा कर 1400 यूरो हो जाएगा। जर्मनी में उबर वाला 2200-2300 यूरो कमाता है। स्वीडन में 2700-2800 यूरो कमाता है। तो बात करने का मकसद है, एक ही बर्रे आज़म है, एक ही जगह है, एक ही सारा कुछ है, लेकिन मसला आता है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे कि पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। मेन मसला क्या आता है कि आप हमेशा उस जगह पे रहें, अपने बच्चों को वहाँ पे लेके आएँ जहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, जब आपकी जेब में यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट आ जाए, तो फिर बहुत ज़रूरी है किसी अच्छे मुल्क में रहना। लेकिन एक दफ़ा ये सोचें कि हमने 15-16 साल स्पेन में रह के क्या हमने कुछ हासिल किया है? हासिल किया तो हमने पासपोर्ट हासिल किया। और दूसरी तरफ पुर्तगाल में रहने वाला बंदा जो सिर्फ 6 साल में पासपोर्ट ले गया, वो अपने 10 साल बचा गया है। हम से अगर कंपेयर करें, इटली वालों से अगर कंपेयर करें, तो बड़े सोच समझ के फ़ैसले करने वाले होते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि जो आने वाला टाइम है, इन 3, 4, 5, 6 कंट्रीज़ हैं जो स्पेशली, जिसका ग्रीस है, इटली है, पुर्तगाल है, स्पेन है, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इनमें टफ़ है, इजी नहीं है। स्पेन ने 2023 में टॉप ऑफ द लिस्ट इमिग्रेंट्स लैटिन अमेरिकन कंट्री से मंगवाए हैं, और उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। हमारे तो बंदे अब आ ही नहीं रहे, हमारे नए न्यू कमर्स तो तकरीबन बिल्कुल रुक गए हुए हैं। और जितनी ज़्यादा ये आबादी, जितनी ज़्यादा तादाद में, स्पेन का मसला सबसे बड़ा ये है कि इनको लैटिन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो हमारी जॉब्स भी ले जाते हैं। हमारे पास इतनी ऑप्शंस नहीं हैं, वो थोड़े पैसों में भी काम कर लेते हैं। और वो दूसरे मुल्कों में इसलिए नहीं जाते, एक तो उनके पास लैंग्वेज नहीं होती उन मुल्कों की, दूसरा उनके पास पेपर नहीं होते, और यहाँ पे रहते हुए उनको 2 साल बाद पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो बड़ी सी चीज़ें हैं। अगर मुझे कोई, मैं वो कंप्यूटर में एक ऑप्शन होती है अनडू और रीडू की को मुझे ऑप्शन देता, तो मैं बड़ा सोच समझ के स्टेप लेता कि मैं पुर्तगाल में जाके छोटी सी मोबाइलों की दुकान डाल के या रेस्टोरेंट डाल के अपने 6 साल पूरे करके पासपोर्ट ले लूँ। जो मैंने यहाँ पे 17 साल टाइम वेस्ट किया है, मैं उसके 10 साल बचा लूँ। लेकिन अब अल्लाह पाक करम करे, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचा करें कि पासपोर्ट के अलावा यहाँ से मूव होना
आप यूई कार्ड पे जाते हैं तो आपने नए सिरे से हर चीज़ शुरू करनी है और 2 कश्तियों में सवार होना है। ये भूल जाएं कि मैं पीछे से अपना सारा निज़ाम चला लूँगा। बाकी मज़ीद कमेंट्स, कोई सवाल, कोई इस बारे में मैंने अगर कुछ गलत कहा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह किसी नए कंट्री में, यूरोपियन, स्वीडन में खासकर, या डेनमार्क में या जर्मनी में जब आप जाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमने कभी सोचा नहीं होता कि बच्चों को पढ़ाई का वहाँ पे मसला, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बच्चों की पढ़ाई रुक जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई रुक जाए, आपके बच्चों के ऊपर ये चीज़ लग जाए कि आपके बच्चों को लैंग्वेज सही नहीं आती, नॉर्मल सी कोई टेक्निकल कोर्स आपके बच्चों को करवाया जाए और फिर पूरी ज़िंदगी बस वो उसके पीछे लगे रहे। दूसरी तरफ स्पेन में एसो, बैचलरियत, ये सारे का सारा करके अगर आप जाएँ तो आपकी डबल तनख्वाह बच्चों की वहाँ पर हो सकती है। ये मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और इंशाल्लाह मिलूँगा मैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।